नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। धाकड़ धामी के काम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में काम बोलता है और उत्तराखंड की जनता काम देखकर धामी के नाम पर वोट कर देती है, जैसा बीते विधानसभा चुनावों में भी दिखा और उपचुनाव में भी नजर आया। और एक बार फिर हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता ने काम देखकर धामी के नाम पर मुहर लगा दी है। एक रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को काफी अच्छी जीत मिली है। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा। अब तक इतिहास में बीजेपी हरिद्वार जिला पंचायत चुनावों में 4 से ज्यादा सीटों पर कभी नहीं जीत पाई। इस बार 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी कई और सीटों पर भी जीत दर्ज करा सकती है। मैं सरदार जी, मैं भीकमपुर के रहने वाला है और धामी जी को देखकर और धामी जी के नेतृत्व में जितना पंचायत चुनाव हमारे हुआ है सब हम धामी जी के नेतृत्व में, हम धामी जी को उसमें देखकर सारे वोट हम बीजेपी की तरफ इसलिए दे रहे हैं जो हमारा देश की उन्नति हो रहा है। हम आगे भी यही चाहते हैं तो धामी जी इसी हिसाब से चले, जैसा काम का गति चला रहा है, जो काम कर रहा है इसी हिसाब से चले। हम धामी जी को हमेशा के लिए गायकार रखेंगे। बहुत कार्य किया है, वो तो गिनती में करोगे तो बहुत ही कम है, लेकिन देखने में देखोगे तभी पता लगेगा। तो हाँ, धामी जी ने सारा शहर चमकाया, सारा गाँव चमकाया, सारे कुछ काम कहने को मौका नहीं छोड़ रहा, सभी काम करते जा रहे हैं। जो में धामी जी है तो हम इसलिए हम बीजेपी को ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा सामने जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था सभी हार गए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और जनता के मुताबिक आगे भी मिलता रहेगा। एएनबी न्यूज के लिए हरिद्वार से विकास कुमार के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। सीएम धामी के कामों पर जनता लगातार मुहर लगा रही है और काम का कमाल ही है कि हरिद्वार में एक बार फिर से सीएम धामी की ओर से धमाल किया गया और जनता ने सीएम धामी के काम पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजय वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और सुरेश तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले तिवारी साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगे। जिस तरीके से हरिद्वार में अब ये चमत्कार एक तरीके से बीजेपी की ओर से किया गया, जिसमें 14 सीटें पहली बार बीजेपी ने जीती है, इतिहास रचते हुए पहले मिशन रिपीट और अब ये 14 सीटें, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सुरेश तिवारी जी। हेलो। हाँ, हेलो जी तिवारी जी, मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। हरिद्वार में जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो परिणाम कल आया, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ भारी बहुमत मिला है और मुझे ध्यान है कि अब तक के जितने भी पंचायत के चुनाव हुए, शायद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतना % बहुमत मिला। निश्चित रूप से इसके पीछे जो उत्तराखंड के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नौजवान युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ की जनता पूरी तरीके से उनके सभी कामों को स्वीकार कर रही है और आम जनमानस में भी पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के आम जनमानस में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और उत्तराखंड के जो अभी पंचायत के चुनाव हुए, इसमें हरिद्वार की जनता ने निश्चित रूप से धामी जी की बात पर मुहर लगाई है और ऐसा लगता है कि एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को हरिद्वार की जनता ने स्वीकार किया है, उन पर विश्वास प्रकट किया है। इसी के आधार पर इतनी भारी सीटें, जबकि हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी को पंचायत के चुनाव में कभी पहले इतनी बढ़त नहीं मिली। ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी पर वहाँ की जनता ने विश्वास प्रकट किया। ठीक है, हरीश मैखुरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैखुरी साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी ने जो इतिहास हरिद्वार में रचा, धामी के काम पर मुहर लगाई गई है? जो हरिद्वार में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी को काफी बड़ा मैंडेट मिला है। एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि प्रचंड जीत हुई है
तो कहीं ना कहीं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के एक तो विकास के कार्य हैं और दूसरा ऐसा भी उनको माहौल लगा होगा कि जो सत्ता में पार्टी है उसको जिताना चाहिए। तो दो कारण इससे रहे हैं, एक तो इनके हरिद्वार क्षेत्र में किए गए कार्यों से और दूसरा जो सत्ता में पार्टी रहती है तो पंचायत चुनाव में ये समझा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उससे शायद हमको ज्यादा लाभ हो, ज्यादा धन मतलब विकास कार्यों के लिए मिले, इसके कारण भी हो सकता है। एक तीसरी चीज भी मैं ये देख रहा था, क्योंकि ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है तो उसको भी राजनीतिक स्तर पर भी उठाया गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी उठाया गया और सभी लोगों ने उस पर भी, मीडिया के लेवल पे भी उसको बहुत उठाया गया। तो उसका पहले ये प्रिज्यूम किया जा रहा था कि शायद उसका दुष्प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को मतलब सत्ताधारी पार्टी को हरिद्वार चुनाव में, पंचायत चुनाव में हो सकता है, लेकिन जनता ने उसको भी एक गंभीर अपराध माना, लेकिन पूरी पार्टी को उसमें जनता ने लपेटा नहीं है जैसे कि कोशिश की जा रही थी। तो ये एक तरह से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस मैंडेट को आपने जिस तरीके से तमाम समीकरण बताए हैं मैखुरे साहब, अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी आपने जिक्र किया, क्या ये सिर्फ इसलिए जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए ये बीजेपी को मत मिले ज्यादा क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, या फिर वाकई सीएम धामी का काम बोल रहा है उत्तराखंड में? मैं वही कह रहा हूँ मुस्कान जी की ये जो है कोशिश तो ये हो रही थी कि इसको पूरी पार्टी का अपराध बनाया जाए, लेकिन जनता ने उसको बहुत गंभीर अपराध माना, संज्ञान अपराध माना, लेकिन उसको पार्टी के साथ जोड़ के नहीं देखा, बल्कि पूरे मतलब हरिद्वार में भी प्रोटेस्ट हुए इस पर और श्रीनगर में तो होने ही थे जहाँ के वो बच्ची थी, देहरादून में प्रोटेस्ट हुए, चमोली में प्रोटेस्ट हुए और हल्द्वानी में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अपराधियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने खासकर अगर हरिद्वार का मैंडेट देते हैं तो उन्होंने उसमें पार्टी को नहीं लपेटा, बल्कि ये मांग की गई कि जो ये अपराधी हैं, गंभीर अपराधी हैं, उनको जो है कठोर सजा हो, फांसी की सजा हो, उनके जो रिजॉर्ट हैं उनको तोड़ करके उसका पैसा इस लड़की को माँ को दिया जाए। ये सब मांग मीडिया में उठ रही हैं और वो वीआईपी कौन थे जिसके की स्पेशल सर्विस के लिए उस अंकिता भंडारी पे दबाव बनाया जा रहा था, ये सारी मांगे मीडिया में तैर रही हैं, उठ रही हैं, लेकिन तब भी मतलब एक ये माहौल भी था कि कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के लेवल पे तो नहीं उठाना पड़ेगा। तो हरिद्वार के चुनाव में हम देखते हैं कि लोगों ने उसको जोड़ के नहीं देखा, बल्कि अपराध को गंभीर अपराध माना। ठीक है, तिवारी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, मैखुरे साहब की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सत्ता में क्योंकि बीजेपी है और ये जो अपराध लगातार जो हो रहे हैं, जिस तरीके का अंकिता के साथ हुआ वो पार्टी से जोड़कर नहीं देखा गया, ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता अगर जनता इस तरीके से देखती। लेकिन ये जो हरिद्वार का रिजल्ट अब सामने आया है चुनावों का, इस रिजल्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी के कामों पर, सीएम धामी के कामों पर मुहर लगी? देखिए, उत्तराखंड की जनता देवभूमि की जनता है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और छोटी छोटी बातों में आने वाले यहाँ की जनता नहीं है। निश्चित रूप से अंकिता भंडारी की जो जिस प्रकार से घटना घटी, बहुत ही दुखद घटना, उत्तराखंड को झकझोर करने वाली ये घटना थी। और जहाँ तक इस बात का पंचायत चुनाव से जहाँ संदर्भ है, इसका जो है संबंध है, पंचायत चुनाव में क्योंकि निश्चित रूप से विशेष रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि इस जो ये प्रकरण हुआ था, अंकिता भंडारी वाला जो प्रकरण हुआ था, इसको किसी प्रकार से हरिद्वार के चुनाव में भुनाया जाए और पूरी तरीके से कांग्रेस के लोगों ने ये प्रयास किया। जहाँ जहाँ पर भी प्रदर्शन हुए उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल थे। कांग्रेस इस आंदोलन को दूसरी तरफ भटकाना चाह रही थी, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उसको किसी भी प्रकार से कहीं बहकावे में नहीं आए। और निश्चित रूप से जहां हरिद्वार के पंचायत चुनाव की आप बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव जिस प्रकार से अभी मैखुर जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से देखिए सरकार का भी एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि लोग ये जानते हैं, ये चाहते हैं कि भाई जब जिसकी सरकार हो तो उस क्षेत्र में विकास ज्यादा होगा, ये भी एक पहलू है।
लेकिन उसी के साथ दूसरा पहलू जो मुझे लगता है वो ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता, पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से, देखिए उत्तराखंड में कई प्रकार के ऐसे प्रकरण हुए, लेकिन अंकिता भंडारी प्रकरण को कितनी तेजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको टैकल किया, बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया, और जिसका परिणाम है तत्काल अपराधी पकड़े गए और उनके ऊपर हर प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो हरिद्वार के पंचायत चुनाव में भी, हरिद्वार में भी वहाँ के लोगों ने इस बात को माना कि इसमें पुष्कर सिंह धामी जी की या भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार का किसी भी प्रकार से कहीं तक कोई उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अच्छा काम कर रही है सरकार, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही। तो इसलिए जो है हरिद्वार में मुझे लगता है कि जो प्रचंड बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसके पीछे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर वहाँ की जनता ने मुहर लगाई, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो हरिद्वार में तमाम जीत आपको मिली उसके लिए, और दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस ने कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने आपके कामों पर मुहर लगाई है। आपकी प्रतिक्रिया? मुस्कान जी, देखिए जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने 47 सीटों के एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पुनर्स्थापित करने का काम किया, वो माननीय मोदी जी के कार्यों पर और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री पिछले वाला जो आपका काल रहा है लगभग 6-8 महीने का, तो उन कार्यों के ऊपर जनता ने एक अपनी सहमति की मोहर लगाई। उसके बाद जिस तरह से आपका चंपावत का चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो उपचुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को 93.25% का एक इतना प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत वहां की जनता ने दिया, वो भी उनके कामों के आधार पे दिया। और अब जबकि त्रिस्तरीय पंचायत का हरिद्वार में चुनाव हुआ, जहां आज तक का इतिहास है कि 3 और 4 सीटों से आगे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बढ़ नहीं पाई थी, आज हम बिल्कुल एक प्रचंड जीत की ओर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो एक ऑरा है, जो उनके काम करने की जो क्षमता है, जो उनका काम करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक संकल्प है, जिसके ऊपर वहाँ का देखिएगा आप, हरिद्वार जो क्षेत्र है वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और मैं सोचता हूँ किसान ने अपना माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली के ऊपर उन्होंने अपनी सहमति की मोहर लगाई है, उन्होंने अपना पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो किसान सम्मान निधि और किसानों के उच्चीकरण, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम चलाए, साथ ही हमारी राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि में अपना राज्य का एक अलग से सहयोग राशि उसके अंदर इंक्लूड करी। और जिस तरह से विगत में जो किसानों का गन्ना मूल्य लगातार सालों अटका रहता था, आज की तारीख में किसानों का जो भी गन्ना मूल्य है उसका समय पर तुरंत भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसान के अंदर खुशहाली है, किसान मान रहा है। किसान को जो कांग्रेस के समय पे यूरिया ब्लैक में खरीदना पड़ता था, आज 50% की बड़ी सब्सिडी के साथ किसान को यूरिया सुलभ हो रहा है, उसको बीज अच्छे गुणवत्ता वाले मिल रहे हैं। किसान की आज हमारा किसान खुशहाल हुआ है। और जिस तरह से हरिद्वार एक हमारा तीर्थ स्थल भी है और एक तरह से उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी है। जिस तरह से अभी आप कुंभ का देखिएगा,
4 करोड़ से अधिक जो हमारे कांवड़ियों ने उत्तराखंड में एक बिल्कुल एक सफल यात्रा करी, एक श्रद्धा का जो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने उसको संपन्न कराया। अभी 4 धाम यात्रा हुई, उसमें 35 लाख से अधिक श्रद्धालु विभिन्न देश और प्रदेश से 4 धाम यात्रा में आए। तो मैं सोचता हूँ स्वरोजगार की दिशा में, पर्यटन की दिशा में, मातृशक्ति के लिए, युवाओं के लिए और रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर हरिद्वार की जनता ने भी पूरी अपनी समर्थन और सहयोग एक तरह से सहमति की मुहर लगाई है, जिसका एक सुपरिणाम अभी हरिद्वार के त्रिस्तरीय चुनाव परिणाम में हम सबके सामने आया है। और मैं सोचता हूँ आगे भी 2023 और 2024 में हम इसी सुपरिणाम को रिपीट करने की स्थिति में है। ठीक है वर्मा साहब, तिवारी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब वर्मा साहब ने बता दिया है तमाम चीजें कि उन्होंने क्या कुछ किया है पिछले इतने अपने कार्यकाल में, और लेकिन अब हरिद्वार की वापस से बात करें तो हरिद्वार में जिस तरीके से पंचायत एक बार फिर से 14 सीटें जीती है बीजेपी ने, किस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है हरिद्वार के लोगों को, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई है सरकार से, क्योंकि केंद्र में है बीजेपी की सरकार, इसीलिए उनको मैंडेट दिया कि उम्मीद है कि वो आगे काम करेंगे। किस तरीके के काम हरिद्वार में इस समय होने की उम्मीद है बीजेपी से? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ऐसा है, जहां केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को, और विशेष रूप से अभी जो नया पंचायत का चुनाव हुआ है, कल जिसका परिणाम आया है, तो वहाँ के लोगों ने निश्चित रूप से इस बात को माना है कि मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। इसी पर हरिद्वार की जनता ने मोहर लगाई है और भारी प्रचंड बहुमत वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है। निश्चित रूप से हरिद्वार की जनता जो है इस बात को मानती है कि भाई जहां पर दोनों सरकारें हैं, केंद्र की सरकार है और अच्छा काम कर रही है, मोदी जी पूरे दुनिया के अंदर किस प्रकार से लोकप्रिय हैं और बहुत अच्छा काम केंद्र सरकार कर रही, वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री। तो निश्चित रूप से पंचायत के चुनाव में जो परिणाम आया है और हरिद्वार जैसे जिले में जहाँ पर बहुत कठिन भारतीय जनता पार्टी को था इस समय की अपना बहुमत सिद्ध करने का, और वहाँ की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और निश्चित रूप से उसमें मोदी जी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोदी जी और धामी जी के बात पर जो है हरिद्वार की जनता ने मोहर लगाई है, और इसका निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिला। इसलिए जो ये सीटें मिली वहाँ पर जो भारी समर्थन मिला है उसके पीछे निश्चित रूप से मोदी जी और धामी जी का ही इसमें विशेष रूप से उनकी भूमिका है, और उस वहाँ की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है। इसी का यह परिणाम सामने आया। ठीक है, मैकुरी साहब, जमीनी मुद्दे में समझना चाहूंगी आपसे हरिद्वार के, जिसको लेकर जनता ने इस समय बीजेपी को इतनी सीटें दी है, जमीनी मुद्दे क्या है हरिद्वार में इस समय? नहीं मुस्कान जी, जो हरिद्वार हमारा क्षेत्र है वो हमारा एक तरह का तराई का क्षेत्र है, जहाँ पर हमारा उत्तराखंड का भी द्वार शुरू होता है और इसकी अपनी तरह की समस्याएं हैं। तो जो पंचायत चुनाव में, इसीलिए कह रहा था, पंचायत चुनाव में 3 फैक्टर निश्चित रूप से काम करते हैं। एक तो सरकार की परफॉर्मेंस तो पंचायत चुनाव में देखी ही जाती है, उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, वो उससे भी बड़ा फैक्टर होता है। और तीसरा फैक्टर ये होता है कि जो सत्ता में सरकार हो उससे कैसे लाभ लिया जाए। तो पंचायत चुनाव इन तीनों दृष्टिकोणों को मिलते हुए लड़ा जाता है। तो स्थानीय मुद्दे तो सबसे पहले हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने कुछ काफी हद तक उनके स्थानीय मुद्दों पर जो है फोकस किया होगा, जिसका लाभ इनको चुनावों में मिला है। और उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उत्तराखंड के, उनकी जो संवेदनशीलता है, निश्चित रूप से वो युवा तो है ही है, उनका चेहरा आकर्षक तो है ही है, उनके निर्णय भी बड़े आकर्षक हैं, और जो उनकी क्विक डिसीजन लेने की क्षमता है, निश्चित रूप से लोग उससे प्रभावित हैं।
और वो लेट लतीफ नहीं करते, और बहुत सारे मामलों में वो जो है दूसरे पे जिम्मेवारी डालते भी नहीं है, अपनी जिम्मेवारी टरकाते भी नहीं है। जैसे अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ जांच बिठानी थी तो उन्होंने जो यूके SSSC परीक्षाएं हैं उसमें जांच बिठा दी, अपने ही खिलाफ बिठा दी। विधानसभा में उन्होंने इतने कार्यकाल की नियुक्तियां करीब 400 लोगों को हटा दिया है जो मतलब बिना प्रक्रिया के लगे हुए थे। तो ये बड़ा डिसीजन है। तो इससे लोगों में अच्छा संदेश गया है कि सरकार जो है वो बड़े निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, और जहां पे सरकार की गलती है उसको भी वो टॉलरेट नहीं करती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका भी संदेश गया। दूसरा, मैं ये समझ पा रहा था, जो हम एज ए मतलब मीडिया कर्मी प्रिज्यूम कर रहे थे कि ये जो अंकिता भंडारी केस है या जो यूके SSSC भर्ती घोटाला है, उसको लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम लोग ये प्रिज्यूम कर रहे थे हरिद्वार के चुनाव में विशेष रूप से, लेकिन लोगों ने देखा कि इन सारे अपराधियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हुई। अब तक 42 से ज्यादा अपराधी यूके SSSC घोटाले में, परीक्षा घोटाले में जेल जा चुके हैं। तो एक बड़ा एक्शन लोगों ने ये माना, और उसमें ये माना है कि सरकार इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह जरूर इन्वॉल्व हो, जिनकी बड़े नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। अपराधी क्या करते हैं कि अपना प्रभाव बनाने के लिए बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा देते हैं जो उस समय सत्ता में होते हैं। तो निश्चित रूप से वो अब लोग समझ पाते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया की एक भूमिका हुई है समाज के निर्माण में और जागरूकता में, कि लोग अब विभेद करते हैं कि सरकार जन पक्ष में डिसीजन ले रही है कि नहीं, और ये व्यक्ति पर्सनल अपराधी है या किसी पार्टी ने ही हमारे खिलाफ निर्णय तो नहीं ले लिया। तो इस सारी चीजों में लोग अब भेद करने लगे हैं, और इसलिए हरिद्वार के मैंडेट को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आया हुआ मैंडेट मानते हैं। ठीक है। तिवारी साहब, आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगी, विश्लेषक, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्लेषण चाहूंगी मैं आपसे। अब कांग्रेस ने इधर कई मुद्दों को बुनाने की कोशिश की थी पंचायत चुनावों में, लेकिन जनता ने धामी सरकार को पूरे तरीके से मैंडेट अपना दिया। आने वाले चुनाव, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है, उसमें भी क्या इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेगी? हालांकि चुनाव बहुत दूर है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर हाशिए में है, और उत्तराखंड में तो कांग्रेस की और ज्यादा स्थिति खराब है। देखिए, अभी का चुनाव देखा किस प्रकार से, अभी चुनाव विधानसभा का थोड़े समय पहले चुनाव हुआ, कांग्रेस बिल्कुल झड़ों में बटी हुई नजर आई। कांग्रेस का आपसी न तो नेताओं के बीच में किसी प्रकार से तालमेल है, और न ही अब देश की और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को सीरियस ले रही है। लगातार कांग्रेस के ऐसे निर्णय हो रहे हैं जिसको जनता, किसी भी प्रकार से जनता उस बात को समझ ही नहीं पा रही है। उत्तराखंड का ही आप विषय ले लीजिए, उत्तराखंड में कांग्रेस इतने धड़ों में बटी है, कोई कार्यक्रम हो रहा तो वहाँ पर गुटबंदी खुलेआम हो रही है। अभी आपने देखा कांग्रेस ने अपने कार्यकारिणी का, जो प्रदेश के उनके जो सदस्य हैं, उनका कार्यकारिणी की घोषणा करी खुले तौर पर, जबकि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता प्रीतम सिंह जी के बेटे ने उसका वो कर दिया, विरोध किया। कई प्रकार से कांग्रेस तो इस समय बहुत, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस अपने पूरे अब तक के कार्यकाल में मेरे ख्याल से सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। ठीक है तिवारी जी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ, चर्चा आपसे करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से धामी का मैजिक हरिद्वार में चलता नजर आया है, ये आने वाले चुनाव में भी चलेगा, और ये साफ जाहिर करता है कि उत्तराखंड की जनता इस समय धामी के कार्य पर मुहर लगा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड के सीएम धामी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं को लगातार हाईटेक बनाने में जुटे हैं। सीएम धामी ने एक बार फिर अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए, ताकि उत्तराखंड में मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। एक रिपोर्ट देखिए। वाला खाना भी खाया था। दून हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल क्योंकि हमारे यहाँ का एक प्रमुख हॉस्पिटल है, और यहाँ हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत बड़े रीजन को जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम इस हॉस्पिटल से होता है, वहीं हमारे अन्य राज्यों के
जो पेशेंट हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसलिए आज मैंने अचानक यहाँ पर आके देखने का एक प्रयास किया है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं कि नहीं हो रही। सभी मैंने यहाँ डेंगू के वार्ड में कुछ मरीजों को देखा है, सर्जरी वाले ने देखा है, इसी प्रकार से यहाँ का आईसीयू है, तमाम जगहों को देखा है। कुछ बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी कमियां हैं उसके भी मैं अभी निर्देश कर रहा हूँ। मैं इसके बाद अभी यहीं पर रुकने वाला हूँ कुछ देर तक, और हमारा यही है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, और लोग जो है चूँकि बड़ी आशा से यहाँ पहुँचते हैं तो साफ़ सफाई से लेकर तमाम प्रकार की लंबी लंबी लाइनें न लगें, लोगों को अस्पताल पहुँचते ही दवाइयाँ और जो प्राथमिक उपचार है वहाँ पर मिले, तो ये हमने सुनिश्चित कर। नवजात शिशु के अस्पताल में जन्म होने पर उनके जन्म प्रमाण पत्र पर अस्पताल से ही निर्गत हो, सभी अस्पतालों में स्वच्छता की उचित व्यवस्था हो, मरीजों को अस्पतालों में गुणवत्ता युक्त भोजन मिले। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल के बाद वायरल, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। इससे निपटने के लिए अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए। धामी ने एक बार फिर अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं, ताकि उत्तराखंड में मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, और फिर मरीज और तीमारदार धामी का धन्यवाद कर रहे हैं। एएनबी न्यूज के लिए सतीश कोठारी के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। शुरुआत आप ही से, जिस तरीके से सीएम धामी अस्पतालों की सूरत बदलने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? मुस्कान जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरे उत्तराखंड का कायाकल्प करने में शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। चाहे क्वालिटी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो, हर चीज की एक गुणवत्ता में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय हैं, सीएचसी पीएचसी सेंटर्स हैं, तमाम चिकित्सालयों में और तमाम डिस्पेंसरियों में और जिला चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के जो मरीज होते हैं उनको देखने की व्यवस्था टेलीमेडिसिन के माध्यम से हो रही है। तमाम जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय सीएचसी पीएचसी सेंटर्स हैं उनमें पैथोलॉजी की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। 256 हमारे जो खून की जांच के नमूने हैं अलग अलग रोगों से संबंधित, उनको बिल्कुल पूरी तरह से फ्री किया गया है। तो 256 जांच पूरी तरह से मुफ्त हो रही है। तमाम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और अन्य जितने भी इक्विपमेंट्स हैं तमाम जिला चिकित्सालयों में लगाए गए हैं। तमाम जितने भी हमारे जिला चिकित्सालय में उन सभी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स अपने पूरी तरह से डिप्लॉय किए गए हैं और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हो, उन तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, उनको पूरी तरह से काम दे रही है। साथ ही जिस तरह से मरीज दूर दराज से आते हैं और उन्हें लंबे लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो उस चीज को निजात दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑनलाइन करने का काम किया है, ताकि दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनको सुविधा दी जा हरीश मैखुरी जी, जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर लगातार सीएम धामी जो है वो कार्यरत हैं। शिक्षा को लेकर बात की जाए तो UKSSC का जो मुद्दा था उसमें हमने देखा सीएम धामी ने जो एक्शन लिया, और अब स्वास्थ्य का बात करें अगर तो इसमें भी सीएम धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बानगी इसकी देखी जा सकती है जब सीएम धामी ने अस्पताल जाकर खुद जो मरीजों को खाना दिया जाता है वो खाया और उसकी गुणवत्ता की जांच की।
और निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड में गत 1 वर्ष में, खासकर कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ तब से अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। सारे जिला चिकित्सालय में पहले ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या होती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिलते, तो अब तो जिला चिकित्सालय में सभी जगह प्लांट लगा दिए गए हैं। तो ये मतलब जीवन रक्षक दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं। करीब 400 डॉक्टर नए इन्होंने नियुक्त किए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर, और अब तक के कार्यकाल में जो एलोपैथी के 400 नए डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, तो उससे पर्वतीय क्षेत्रों में काफी अब राहत मिला है। और उसके अलावा टेलीमेडिसिन के लिए 104 नंबर इन्होंने जारी किया है, जिसपे आप 108 नंबर की तरह, जैसे 108 नंबर है हमारा, तो अगर कहीं पर भी आपको असिस्टेंट चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, तो कम से कम वो आपको अस्पताल तक पहुंचा देती है 108 हमारी। तो उसी तरह से अब 104 नंबर पे अगर आप फोन करेंगे तो वो टेलीमेडिसिन माने डॉक्टर, अगर आपको प्रॉब्लम कुछ हो रही है, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर फोन पर ही उनको बता सकते हैं कि फिलहाल आप ये लो, जब तक कि आप अपने अस्पताल या डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक ये करो, वो सजेशन करेंगे, परामर्श देंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सुविधा है। उसके अलावा मतलब कोई मुख्यमंत्री मैंने इस तरह का कम ही है, अंगुलियों पर गिनने भर के मुख्यमंत्री हैं जो अस्पतालों में जाके वहां देखते हैं समस्याएं क्या हैं। तो पुष्कर सिंह धामी दून मेडिकल कॉलेज में गए और उन्होंने वहां पे मरीजों का भोजन भी टेस्ट किया, वहां की सुविधाएं देखी, और जो लाइन वहां पे लगानी पड़ती है दून मेडिकल कॉलेज में, खासकर लोड बहुत ज्यादा है, तो जो वहां पे कोरोना काल में कर्मचारी लगे थे वो कुछ दिनों बीच में हटा दिए गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी नियुक्ति कर दी गई है। तो इस तरह का हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से पहले से ज्यादा काम हुआ है, और खासकर पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें, जैसे अब ये जांचें निःशुल्क होना, तो गरीब जनता के लिए एक बड़ी राहत है, चाहे उसकी 400 की ही 300 की ही बचत क्यों नहीं होती, लेकिन वो तो पड़ रहा था ना पहले यूजर चार्जेस के नाम पे, हॉस्पिटलों को ठीक करने के नाम पे तो लिया जाता था चार्जेस। तो वो अब वो जो अन्य मतलब हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं जिलों के, उनमें ये सुविधा अब फ्री हो गई है। हालांकि अभी दून मेडिकल कॉलेज वगैरह में पैसा पड़ रहा है, लेकिन इस पर भी सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। एक सुझाव जरूर मैं देना चाहूंगा कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं उनके बहुत सारे चिकित्सालयों में अभी भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव। जो हमने 400 डॉक्टर नियुक्त किए थे सरकार ने, उसमें प्लेन MBBS डॉक्टर हैं या वो हैं, तो वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो जनरल एक सामान्य तौर पर सभी अस्पतालों में एक तरह से वो जीवन रक्षक डॉक्टर हैं हमारे। लेकिन अगर विशेषज्ञ की कहीं सुविधा चाहिए, न्यूरो सर्जन हैं, या मतलब गायनाकोलॉजी की बात ये आती है, या मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात आती है, या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी सर्जन की बात आती है, तो वो अभी थोड़ा कम है, उस पर सरकार को फोकस करना होगा। और हमारा सुझाव ये है कि चाहे वो बाहर से ही मंगाए जाए सुपर स्पेशलिस्ट टाइप के, तो जिले का हम एक अस्पताल, तो चाहे वो जिला चिकित्सालय क्यों ना हो, मॉडल चिकित्सालय बना सकते हैं, और वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रखी जा सकती है। जैसे मैं गोपेश्वर में देख रहा था, वहाँ पे अब एक सर्जन जो है वो रिटायर्ड सर्जन उन्होंने फिर से रख दिए हैं, तो एक सुविधा मिल गई है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। उसके अलावा जो सड़कें हैं हमारी, बहुत सारे गाँव अभी सड़क से वंचित है। मैं ये कहूँ 40% गाँव हमारे 3 से लेकर 30 किलोमीटर दूर हैं सड़कों से, तो वहाँ सड़कें पहुँचाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग अपने पहाड़ को जो हमने खाली कर दिए हैं रिवर्स पलायन करें, और थोड़ा सा वो गाड़ी से, वाहनों से स्वास्थ्य चिकित्सालय जा सकें। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। ठीक है तिवारी साहब, जिस तरीके से लगातार सीएम धामी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और जिस तरीके की बानगी हमने दून मेडिकल कॉलेज में देखे जब वो गए, वहां पर तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उनको बेहतर बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कोई सुझाव मैं आपसे चाहूंगी कि पर्वतीय क्षेत्र में ये जिस तरीके से हरीश मैखुरी साहब ने बताया कि सड़कें हम बनवा सकते हैं ताकि उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना ना हो, कई ऐसे कार्य हैं जो सीएम धामी ने कर दिए हैं, लेकिन आने वाले कार्यकाल में कई ऐसे कार्य हैं जो होने हैं। सुझाव आपकी तरफ से मैं समझना चाहूंगी। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में स्वास्थ्य की को लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पहले से भी व्यवस्था और बेहतर हुई है। लेकिन जो हमारे पहाड़ के दूरस्थ इलाके हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, धारचूला है, श्रीनगर है, जोशीमठ, मतलब दूरस्थ स्थानों पर जहाँ पर हमारे चिकित्सालय हैं, वहाँ पर और अच्छे डॉक्टरों के लिए वहाँ पर अच्छे स्कूल बने, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ सकें, वो वहाँ रहने के लिए उनकी व्यवस्था हो, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि जब अच्छे डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर
तभी उन दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे, जब उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि जब कोई भी किसी भी डॉक्टर के उसके पीछे उसका परिवार है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जो वर्तमान में जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है। काफी प्रयास कर रहे हैं वो। अभी पिछले दिनों बड़ी संख्या में उत्तराखंड में नए डॉक्टरों की भर्ती हुई है और अभी सरकार और घोषणा कर रही है कि थोड़े इस समय और नए डॉक्टरों को नियुक्त किया जाएगा। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में इस समय निश्चित रूप से जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र के पहाड़ों के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर सरकार ने नए डॉक्टरों को भेजा है। ये अच्छा काम है और इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से उत्तराखंड में और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अस्पतालों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। हमको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह सरकार और अच्छा काम करे। उत्तराखंड में निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अभी काम किया जाने की आवश्यकता है और जिससे हमारे पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिले। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से धामी जी निर्णय ले रहे हैं, जिस प्रकार से नए डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाओं का जो विशेष रूप से जो वहाँ की ज्वलंत चीजें होती हैं उनको पूरा करने का सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से ये अच्छा काम है। और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड का, दूरस्थ बहुत दूर दूर के क्षेत्र हैं जहाँ पर अस्पतालों की विशेष रूप से बहुत आवश्यकता है। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी उत्तराखंड सरकार ने काम किया है, कई चीजों में अच्छा काम कर रही है। तो मेरे को लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी और अच्छा काम करने की स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यकता है और सरकार वर्तमान में अच्छा कार्य कर रही है। ठीक, वर्मा साहब, दो सुझाव आपको मिले हैं। जिस तरीके से मैखुरी साहब ने कहा कि सड़कें बनवा देनी चाहिए जिससे जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े अस्पतालों में आने के लिए। स्वास्थ्य की ओर बेहतर ध्यान दे रही है सीएम धामी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है इस समय। मुस्कान जी संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैखुरी साहब, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अस्पताल में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो अस्पतालों की कहीं ना कहीं एक समय था जब काफी कमी देखने को मिलती थी। ऑक्सीजन की कमी, जिस तरीके से आपने कहा, अस्पतालों की भी कमी थी। इस समय जो सीएम धामी कार्य कर रहे हैं, लगातार मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार वो जागरूक हैं। क्षय रोगियों के लिए उन्होंने कहा है कि उनको गोद लेने की जरूरत है, ये भी उन्होंने ऐलान किया है इस समय। हरीश मैखुरी जी जी, क्षय रोगियों को जिस तरीके से गोद लेने की बात कही है सीएम धामी ने, उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक बार फिर से पूछिए। क्षय रोगी जो हैं उनको गोद लेने की बात कही है सीएम धामी ने। जी निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो टीबी थी वो एक बहुत बड़ी समस्या थी और पहले उसका शुरू में तो इलाज ही नहीं था और मैंने अपने बचपन में देखा लोग टीबी के मरीजों से दूर भागते थे। तो अब टीबी के मरीजों को ना केवल दवाई दी जाती है बल्कि उनको उसके घर में सुविधा मिले और एक ऑब्जर्वेशन जिसको हम डॉट प्रोवाइडर कहते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन में वो दवाई दी जाती है और उसने खाया कि नहीं खाई इसकी रिपोर्टर जो है डॉट प्रोवाइडर को ऊपर भी भेजनी पड़ती है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हम 2026 तक हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अब सारे सरकारी अस्पताल में टीबी की दवाई पूरी किट उनकी उपलब्ध होती है। मतलब 6 महीने की दवाई पहले दिन ही उसकी आ जाती है मरीज की। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है। उससे टीबी जैसी बीमारी जो संक्रामक बीमारी है और खासकर पल्मोनरी टीबी जो होती है, फेफड़ों की टीबी, वो तो हवा से भी फैल जाती है। हवा में भी अगर वो खांसी करेगा तो बहुत देर तक वो टीबी के वैसलाई हवा में रहते हैं और दूसरा उनको इनहेल कर सकता है, निगल सकता है वैसलाई को और वो पेट में पड़े रहते हैं और जब भी कभी हमारा इम्यूनिटी वीक होता है तो टीबी अटैक कर देता है। तो उसके लिए निश्चित रूप से टीबी की दवाई अब
पूरे सभी बड़े चिकित्सालयों में उपलब्ध है, डॉट प्रोवाइडर की देखरेख में खाई जाती है और ठीक। पूरी जांच के उपरांत भी, ताकि एमडीआर ना बने, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के मरीज ना बने, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। तो न केवल गोद ले रही है बल्कि उनका पूरा ट्रीटमेंट भी कर रही है। ये है। ठीक है मैखुरी साहब। संजीव वर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वर्मा साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अब मिल रही है जी, अपनी बात रखें। मुस्कान जी, देखिए, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूँ उत्तराखंड को मैं और क्या दूं। तो इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड की और ज्यादा बेहतरी के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। वो दिन और रात इन सारी चीजों की ही प्लानिंग करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। जिस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा ताना बाना उत्तराखंड में बुना गया है, लगातार रोजाना नई टनल्स, नए एक्सप्रेस हाईवेज, नए नेशनल हाईवेज, नए नए फ्लाईओवर्स और जितने हमारे पर्यटन स्थल हैं, जितने हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, मानस श्रृंखला में जो हमारे कुमाऊं मंडल के जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो जहां पर अभी श्रद्धालुओं को आने जाने में थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ता है क्योंकि पैदल यात्रा होती है, तो ऐसे जगहों पर जो नए 32 रोपवेज सेंटर से एक तरह से सहमति प्राप्त हो गई है। जिस प्रकार से केदारनाथ में हमारे लाखों लाख जो श्रद्धालु आते हैं उनको और अधिक हम सुविधा कैसे दे सकते हैं। और इसी प्रकार से लगातार हम उत्तराखंड में रोजगार के साधन अधिक से अधिक कैसे सृजन करें, कैसे हम अपने युवाओं को और ज्यादा रोजगार के साथ जोड़ें, कैसे हम पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा दें, इन्हीं सारी बातों को लेकर लगातार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जुटे हुए हैं। और रोजाना आप देखिएगा, चाहे जितनी हमारी सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य जो भी सुविधाएं हैं, उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट, उनमें उनकी क्वालिटी में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक उन्नत हम लोग करने की दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। जिस तरह से पूरे एक स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पूरी तरह से डेवलप कर दिया है और एक तरह से मेडी टूरिज्म की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, ताकि बाहर से अन्य प्रदेशों से और अन्य देशों से भी एक मेडी स्पेशलिटी के माध्यम से लोग उत्तराखंड में आकर अपना इलाज भी कराएं और योगा का आनंद लें, योगा से अपने शरीर को अच्छा करें। जिस तरह से उन्होंने अभी युवाओं को पूरी तरह से दृष्टिगत रखते हुए कि युवा कैसे स्वस्थ रहें, तो उन्होंने हर ब्लॉक स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर ओपन जिम लगाने जो उन्होंने एक नई पहल करी है। उससे जितने हमारे उत्तराखंड का युवा फोर्सेस में जाने की तैयारी करता है, तो उनको जिम में पैसे खर्च करके अपने शरीर को चुस्त स्फूर्त करने की बजाय उसको ये सारी सुविधाएं मुफ्त में सरकार के माध्यम से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी बातों के ऊपर लगातार बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिस तरह से उत्तराखंड को तुरंत निर्णय लेने की जो उनके अंदर क्षमता है और पूरे पारदर्शिता के साथ जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का पूरे देश के अंदर आज मस्तक ऊंचा हो रहा है और लगातार हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और 2025 ठीक है वर्मा साहब, ठीक है। सुरेश तिवारी जी, लगातार जिस तरीके से वर्मा साहब ने तमाम बातें बताई है कि क्या कुछ वो कर रहे हैं, आने वाले समय में कई ऐसी सुविधाएं भी है जिसको लेकर जनता भी उम्मीद लगा रही है,
पूरे सीएम धामी से और पूरी सरकार से कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए। बेहतर किया जा रहा है धीरे धीरे, किस तरीके की उम्मीद जनता को है और आप किस तरीके से इस समय देख रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को? नहीं, मैंने कहा ना, स्वास्थ्य सुविधाओं का जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और पहाड़ के अंदर बहुत दूरस्थ हमारे क्षेत्र हैं, दूरस्थ इलाके हैं, जहाँ बहुत दूर दूर तक स्वास्थ्य की सेवा में बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जब से कोविड आया उसके बाद से हमारे देश में जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई, केंद्र की काम मोदी किए जाने की आवश्यकता है तिवारी साहब, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए जाने की जरूरत है। अगर सुझाव आप दें, अगर बीजेपी सरकार की ओर अगर सुझाव मिले तो शायद इस पर कार्य हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे बड़े शहर हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर है, काशीपुर है, इन बड़े जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तो हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो पहाड़ के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, हमारे पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटल वहाँ पर बनाए जाने की आवश्यकता है। अच्छे डॉक्टरों को, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको जो है उस क्षेत्र में भेजे जाने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के जो उनके संसाधन हैं वो सभी संसाधन वहाँ पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। जबकि जिस प्रकार से कोविड के बाद से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन की कमी जो है अब खत्म हो गई है, उसी प्रकार से छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाकर वहाँ पर अच्छे डॉक्टर भेजकर और जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों को वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है और अच्छा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। सीएम धामी लगातार उनका जो संकल्प है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर करने का, उसमें वो लगातार अपना कार्य कर रहे हैं और बढ़ोतरी भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो रही है। इसी बीच जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है वो भी आपको सुनाते हैं। पेशेंट सबको सही हो गया, लिखना वाले लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब ये बैठने के लिए भी अच्छा है, कोई चेयर वगैरह का भी कर देंगे तो ठीक रहेगा। इस हिसाब से बहुत अच्छी बात है। इसमें मतलब ऐसा ना कि पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी टोकन सिस्टम में। जो जिसको टोकन मिल जाएगा अपने टोकन पे आ जाएगा और अपना नंबर ले लेगा। क्योंकि कोई बीच में घुस जाता है, किसी की सिफारिश होती है, किसी की होता है, इसका हिसाब किताब गलत होता है। अगर टोकन सिस्टम है तो टोकन से क्या हर किसी को नंबर से जाना पड़ेगा, सही है, और ना लाइन में लगना पड़ेगा। मैं सरकार से भी ये कहता हूँ कि ठीक है, अच्छा काम जो कर रही है उसके लिए वेरी गुड उसका। तो जिस तरीके से जनता की प्रतिक्रियाओं को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सीएम धामी कार्य काफी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अभी इन सुविधाओं में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की जरूरत है। तो इसीलिए सीएम धामी से लगातार जनता ये अपील कर रही है कि आने वाले समय में वो इसी तरीके से बेहतर कार्य करें और जनता को सुविधाएं लगातार मिलती रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।